ओके। तो दोस्तों अपने लोग अब बात करने वाले हैं टर्म टू का, राइट। सर, टर्म वन और टर्म टू, पहले तो एक क्वेश्चन आता है जनरली जो बहुत ही लाइटर साइड में होता है क्वेश्चन कि सर दोनों में से टफ कौन है, टर्म टर्म वन या टर्म टू। अब देखो टर्म तो दोनों ही इजी था, बट हाँ, फिर भी अगर एक होता है ना स्टूडेंट फ्रेंडली ज्यादा क्या है, तो आप लोगों को बता देते हैं टर्म टू है। टर्म वन भी था बट टर्म टू भी है, टर्म टू ज्यादा है। ऐसा रीजन क्या है सर आपका बोलने का? अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको टर्म टू का कंसेप्ट, या आई वुड रदर से सिलेबस, तो आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा कि व्हाई आई एम टेलिंग दिस, राइट। तो आप लोग देख लो, एज यूजुअल आप लोग का दो पार्ट्स में सिलेबस डिवाइडेड है पूरा, मैक्रो वाला पोर्शन और इंडियन इकोनॉमी वाला पोर्शन, ठीक है। आप लोग एक बात को समझना, मैक्रो वाला पोर्शन में इस बार आपका पूरा नेशनल इनकम है। शॉर्ट मैक्रो में क्या आ रहा है, कोई पूछे, नेशनल इनकम आ रहा है, ठीक है। जी सर, मैक्रो में पूरा क्या आ रहा है, तो हम लोग बोलेंगे सर हमारा नेशनल इनकम आ रहा है, ठीक है। ये और डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। मैक्रो में अगर लॉजिकली देखे ना, तो एक्चुअल में मैक्रो इकोनॉमिक्स अभी आना शुरू हुआ है सर। उस समय मनी और बैंकिंग और बीओपी फॉरेन एक्सचेंज ये सब भी तो था, ठीक है। बट मैक्रो का जो और व्हाट शुड आई से इन डेप्थ फ्लेवर है ना, वो रियलिटी में यहां पर मिलता है, ठीक है ना। तो यू विल गेट टू फाइंड इट, यू विल गेट टू एक्सपीरियंस दैट। और जहां तक बात इधर का है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का है, तो जैसे लास्ट टाइम तक हम लोग यानी कि टर्म वन तक हम लोग इंडियन इकोनॉमी का सिचुएशन क्या था अलग अलग रेजिम के अंदर, पोस्ट 1991 क्या हुआ, स्टफ लाइक दैट हम लोग वो एनालाइज कर रहे थे। अब हमारा डिस्कशन या अब हमारा एजेंडा शिफ्ट होगा टुवर्ड्स द प्रॉब्लम्स इन इंडियन इकोनॉमी, वीजा वी एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर या सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये सब टॉपिक्स। और एक चैप्टर जिसका नाम है, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर्स। बट फिर भी बताएं आपको, तो ये तीन मिला के 12 आ रहा है, और ये अकेला 6 नंबर का है। ये इतना बड़ा चैप्टर भी नहीं है कि ये 6 नंबर का है, स्टिल यू आर गेटिंग दैट। तो अपने को इसको अपने एडवांटेज पर लेना है, ठीक है ना। सर एक बार अगर फ्लेवर दें, तो व्हाई यू वर टेलिंग इजी, इसका रीजन है कि इस बार ये मैक्रो में ये दोनों टॉपिक्स में ना सम्स है, सम्स है। और जहां पे सम्स आने लगता है ना, नेचुरल सा बात है यार, यू नो इट और यू डोंट नो इट। अपने सम्स काफी प्रैक्टिस करने वाले हैं, ये अश्योर्ड है कि जो एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन होगा नेशनल इनकम से, वो आप लोगों का कवर हो जाएगा हम लोग के डिस्कशन, क्योंकि अपने इतना प्रैक्टिस करने वाले हैं सम्स को। तो ये हो गया आप लोग का सम्स वाला पार्ट, ठीक है ना। अच्छा, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स भी आपको एक बार बताया लॉजिकली स्पीकिंग कि 3 तरीके का चैप्टर है इसके अंदर। एक है सर्कुलर फोर्स फ्लो से रिलेटेड, एक है जहां पर आप एग्रीगेट का मतलब समझते हो, जैसे जीडीपी, एनडीपी, स्टफ लाइक दैट। और एक चैप्टर है जिसका नाम है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, ह्यूज, जिसके अंदर अपने को इनकम मेथड और स्टफ लाइक दैट, वो भी अपने लोग नीचे भी इसका डीपर एनालिसिस करने वाले हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। करंट चैलेंजेस फेसेस इंडियन इकोनॉमी में ये और ये है, ठीक है। अब जैसे ये वाला डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया और कंपैरिजन विद नेबर्स, ये वाला जो चैप्टर है, इसमें बेसिकली कर क्या रहे हैं हम लोग इंडियन इकोनॉमी का। अब जैसे अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, 1991 तक, 1991 में इंडिया में एलपीजी आया। व्हाट वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर इज इंडिया, पाकिस्तान और चाइना का कंपैरिजन। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स मान लो चाइना में 1978 में आया, ये बात अपने लोग को जानने मिलेगा। चाइना क्या बेहतर किया इंडिया से, जिससे चाइना का ग्रोथ पाथ इतना सक्सेसफुल रहा या इतना आगे रहा कंपेयर टू इंडिया, वो पढ़ेंगे। पाकिस्तान में आज भी क्या प्रॉब्लम्स है वो अपने पढ़ेंगे। तो यहां पर बेसिकली आपका देखो, इसमें ना 3 चैप्टर का नॉलेज है, इंडिया, चाइना और पाकिस्तान। इंडिया का आप लोग को ऑलरेडी पता रहेगा, वो पहला 3 चैप्टर जो था ना, डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस, इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस और 1950 टू 1990, ठीक है। हाँ, नया नॉलेज क्या मिलेगा चाइना और पाकिस्तान का, यू विल गेट टू नो द ग्रोथ पाथ ऑफ चाइना स्पेशली, ठीक है ना। चाइना 2 बार रिकॉर्ड तोड़ा हुआ, आप लोगों को मालूम है। एक इंटरेस्टिंग बात अगर आप लोगों को बताएं, तो चाइना जो है 2 बार रिकॉर्ड तोड़ा हुआ है। सर कैसा रिकॉर्ड तोड़ा हुआ है गाइस? चाइना का अगर रिकॉर्ड तोड़ने का बात करें, तो डबल डिजिट जीडीपी ग्रोथ रेट,
चाइना वॉज वन ऑफ दोज कंट्रीज जो अपना प्रॉपर फ्रीडम पाने के 10-15 साल में ही वो ग्रोथ डबल रेट ग्रोथ दिखाना स्टार्ट कर दिया था। तो यहां पर हम लोग अभी सिलेबस एनालिसिस के अंदर ये जाने क्या कि हम लोग का मैक्रो के अंदर 2 चैप्टर्स है, बट ये जो पहला वाला चैप्टर है ये एक्चुअली 3 चैप्टर्स को मिलाकर बना हुआ है टर्म 2 का, राइट। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट अपने आप में एक बड़ा चैप्टर है, सो प्रीटी इजी, यू विल गेट टू नो। और यहां पर आप लोग का इंडियन इकोनॉमी का हम एनालिसिस करवा दिए, ठीक है। और इन डेप्थ एनालिसिस करना है तो आप लोग देख लो, यहां पर सबसे पहले ये लोग क्वेश्चन में क्या डाल दिए, व्हाट इज मैक्रो इको। देखो मैक्रो इको अपने टर्म 1 में भी पढ़े हैं, मैक्रो इको का पार्ट मनी, बैंकिंग, फॉरेन एक्सचेंज, बीओपी टर्म 1 में भी आया जनाब, बट तब क्वेश्चन नहीं पूछा था व्हाट इज मैक्रो इको, अभी पूछ रहा है और आप लोग को जवाब भी मिलेगा, डोंट वरी। और मैंने आपको क्या बोला था कि 3 चैप्टर्स इसके अंदर है, ये देख लो कैसे 3 चैप्टर्स है। पहला सर्कुलर फ्लो चैप्टर नंबर 1, मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम चैप्टर नंबर 2 और एग्रीगेट्स चैप्टर नंबर 3। और ये जेनरिक डिस्कशन, जनरल डिस्कशन ये है। ये डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट बहुत भयानक, बहुत डीप चैप्टर है सर। सम्स इसमें भी है, सम्स इसमें भी है। मैं अभी आप लोग को बोल रहा था ना कि टर्म 2 टर्म 1 से बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, क्योंकि टर्म 2 से सम्स आएगा, तो सम्स आएगा तो लाओ ना सम्स, हो ही नहीं सकता है कि अपने से सम्स गलत हो जाए भाई साहब, ठीक है। और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और इंडिया, चाइना और पाकिस्तान का कंपैरिजन, जिसमें इंडिया वाला पार्ट तो आप लोग सभी का पढ़ा हुआ है, चाइना और पाकिस्तान, मेन चाइना और पाकिस्तान का जो कंपैरिजन है आप लोगों को वो देखने मिले, ठीक है। तो ये तो था गई सिलेबस एनालिसिस। अभी मैंने क्या करवाया क्लास के अंदर, केवल सिलेबस एनालिसिस ऑफ टर्म 2, ठीक है जी, ओके। अब माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग से ये बात करना चाह रहे हैं, अच्छा गाइस जो लोग ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं एक बार कंफर्म कर दीजिए, सिलेबस एनालिसिस तो क्लियर है ना, कम से कम फटाफट, बिकॉज नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ चैप्टर ऑफ टर्म 2, फटाफट एवरीवन। ओके वर्तिका, थैंक्स फॉर कंफर्मिंग, सही है, कंफर्मेशन तो आ गया आप लोग का। सुनिए, तो गाइस अब हम लोग टारगेट कर रहे हैं, स्ट्रेट अवे अगर बात करें आपसे, हम लोग अब टारगेट कर रहे हैं मैक्रो इको को पहले, ठीक है ना सर। चलिए बात स्टार्ट करते हैं, आप लोग को एक स्टोरी से स्टार्ट करवाते हैं, टर्म 2। टर्म 2 का प्रिपरेशन शुरू करते हैं अपने एक स्टोरी से, ठीक है। गाइस बातचीत चल रहा है, हम लोग कर रहे हैं 1920s का, और हम लोग किस दुनिया में है, यूएस में। हम लोग कहां पे, हम लोग यूएस में। अभी यूएस में 1920s वाला जो दौर है गाइस, इट्स रिमेंबर्ड एज अ पीरियड ऑफ रोरिंग 20s। व्हाट इज इट रिमेंबर्ड एज, अ पीरियड ऑफ रोरिंग 20s। सर व्हाई डू यू कॉल दैट रोरिंग 20s? इसलिए बिकॉज 1920s के दरमियान यूएस की इकोनॉमी ब्यूटीफुली परफॉर्म कर रही थी, बिजनेसेस प्रॉस्पर कर रहे थे, ठीक है ना, बिजनेसेस प्रॉस्पर कर रहे थे, एंड यू नो एवरीथिंग वाज इन प्लेस, इंडस्ट्रीज प्रॉफिट कर रही थी, तो यार एवरीथिंग वाज वर्किंग वेल। सर बढ़िया बात है। अब हुआ क्या यहां पर, आप लोग ये समझना, सबके हाथ में सैलरीज अच्छे से आ रहा था, ऑर्गेनाइजेशंस के हाथ में प्रॉफिट अच्छे से था। अब कुछ लोग जो समझदार थे, जो लोग स्टॉक मार्केट्स को समझते थे, वो लोग स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हैं कि भैया कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो शेयर में पैसा डालो, शेयर का वैल्यू बढ़ेगा, प्रॉफिट बनेगा, सिंपल। कुछ लोग जिनको जरा सा भी आइडिया नहीं है, कुछ लोग जिनको जनाब जरा सा भी आइडिया नहीं था स्टॉक मार्केट का, वो लोग भी पैसा डाल रहे हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। अब आप लोग मेरे को एक बात समझाइए, या आप लोग एक बात समझिएगा मेरा, ठीक है ना। मान लीजिए मेरे हाथ में एक रुमाल है, ठीक है ना, ये एक रुमाल है, ठीक है ना। इस रुमाल पे, मान लीजिए मेरे हाथ में एक रुमाल है, ठीक है, इस रुमाल पे मेरे को लेट से 10 रुपया लगाना है। कितना लगाना है, 10 रुपया लगाना है, ठीक है। मैं 10 रुपीज लगाऊंगा। अगर मैं इस रुमाल में 10 रुपीज लगा रहा हूं, तो वो 10 रुपीज लगाने का लॉजिक तब है किसी भी असेट पे जब मेरे को पता है कि मैं 10 से ज्यादा उससे कमा लूंगा। रुमाल को एक असेट की तरह सोचो कि मैं उससे 10 से ज्यादा कमा लूंगा, तब मैं उस पर 10 रुपीज लगाऊं। सर लॉजिक के बात में आपके कोई गलत नहीं है, पर उस समय क्या हुआ, लोग क्या करने लगे, लोग सुन रहे थे कि ये इन्वेस्टर फलाना ढिमकाना इन्वेस्टर इस कंपनी का स्टॉक में पैसा लगा रहा है, अच्छा ये लगा रहा है, कोई बात नहीं हम भी लगा देते हैं। जो समझदार लोग लगा रहे थे वो एक तरफ है, जो लोग को कोई आइडिया नहीं है वो भी लगा रहे हैं। अब आप लोग समझो, कंपनी का शेयर्स तो लिमिटेड ही होता है ना, पर जब डिमांड एक्सेस आ जाएगा, अपने पढ़े इकोनॉमिक्स के अंदर क्लासिक केस कि अगर एक्सेस डिमांड है, अगर
एक्सेस डिमांड है और सप्लाई लिमिटेड है, अगर एक्सेस डिमांड है और सप्लाई अगर लिमिटेड है तो प्राइसेस बढ़ेगा। अब समझिएगा, मान लीजिए अनुभव, अब अनुभव एक मार्केट का एक्सपीरियंस्ड पर्सन है और वो लगा रहा है एक स्टॉक शेयर में पैसा, सब कोई सुन ली और सब लगाने लगे, शेयर का प्राइसेस जोर से ऊपर भागने लगा। बट अब आप समझो, ऐसा सीन आ गया था कि एक कंपनी जिसका शेयर का रियल वैल्यू $10 है, उसका शेयर का वैल्यू $1000 हो गया, एक शेयर का वैल्यू $1000 मतलब इंडिया के टर्म्स में 60,000 रुपीज, एक बार समझ लो 60 से 70,000 रुपीज, मतलब लोग पैसा उसमें $1000 लगा रहे हैं, पर क्या $1000 वो कमा के दे देगा क्या शेयर आपको? नहीं। ग्रेजुअली कंपनीज इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी, क्योंकि हर समय तो एक अच्छा बल्ला चलते नहीं रहेगा ना, एक टाइम पे यू विल स्लो डाउन। 20s के दौर में एक टाइम आया जब कंपनीज का ग्रोथ स्लो हो गया। अब जब कंपनीज का ग्रोथ स्लो होने लग गया दोस्तों, तो शेयर का वैल्यू गिरने लगा। अब लोग पैनिक सेलिंग करने लगे, लोग शेयर बेचने लगे। पहले क्या कर रहे थे, पैसा बैंक में नहीं रख के बैंक से पैसा निकाल निकाल के शेयर में डाल रहे थे, अब शेयर बेचने लगे। जब शेयर बेचे तब एक बबल जो क्रिएट हो गया था। बबल का क्रिएशन मतलब कि एक रुमाल, जिसका मान लीजिए ये रुमाल है, ठीक है ना, ये 10 रुपया का है, ठीक है ना, ये 10 रुपया का है। अब अगर आप बाजार में जाके किसी को बोलते हो कि विराट कोहली जब इंडिया, या लेट्स से जब धोनी इंडिया वर्ल्ड कप जीता था तो यही वाला रुमाल यूज कर रहा था, धाए 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 इन्वेस्टमेंट आने लगेगा। बट ग्रेजुअली एक टाइम पे ये मैडनेस गायब हो जाता है और लोग रियलाइज करते हैं भाई ये तो है ही रुमाल एक, तो इससे हम उतना कमा तो सकेगा ही नहीं कभी जिंदगी में। इसको बोलते हैं बबल का बर्स्ट होना, जहां पे लोग रियलाइज करते हैं अरे हम तो अननेसेसरीली ज्यादा लगा दिया जो इतना वर्थ का ही नहीं था चीज। जब बबल बर्स्ट हुआ तो इकोनॉमी पूरा यूएस का कोलैप्स कर गया। जब यूएस का इकोनॉमी कोलैप्स किया, कंपनीज क्या कर रही थी, लोगों को फायर कर रही थी, शेयर गिर रखा है, बिजनेस चल नहीं रहा है, ग्रेजुअली नहीं चल रहा था बिजनेस। 1920s के लेटर हाफ में लोगों को फायर करना स्टार्ट कर दी, बैंक्स में पैसे है नहीं, लोग लोन नहीं ले पा रहे हैं, मतलब हर तरह से क्योस मच गया था। अब यूएस के साथ पूरा दुनिया ट्रेड करता था, तो जो कंपनीज यूएस से अपना इंपोर्ट करती थी प्रोडक्ट्स, वो कंपनीज फॉरेन कंट्रीज में बंद होने लगी, यूरोप में मेनली। क्योंकि क्या हुआ था ना, वेस्टर्न यूरोप यूएस के साथ डील करता था हमेशा से, खत्म खत्म खत्म, दमादम खत्म होने लगा। एक सिचुएशन आया कहां पे, यूएस में 1920s के दौरान, और वो इंपैक्ट करता है बाकी दुनिया को भी। पहले तो हम जिस पीरियड का बात कर रहे थे उसको फेमसली बोलते हैं ग्रेट डिप्रेशन, 1929 का ग्रेट डिप्रेशन। बात नंबर 1 स्टोरी का। बात नंबर 2, तब एक साइंटिस्ट बोल रहे हैं, तब एक इकोनॉमिस्ट जॉन मेनार्ड केन्स, वो इस चीज इंपैक्ट को स्टडी करते हैं और इसके बारे में 1936 में किताब लिखते हैं, पब्लिश करते हैं, और वो किताब है शुरुआत ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्योंकि ग्लोबल इंपैक्ट, एक कंट्री में कुछ हो रहा है और दुनिया भर में बाकी कंट्रीज का इंप्लॉयमेंट लेवल्स, इनफैक्ट यूएस का इंप्लॉयमेंट लेवल्स गिर रहा है, मतलब सारा इकोनॉमी इंपैक्ट हो रहा है एक साथ। ये तो दुनिया इतना जोरदार तरीका से पहले कभी नहीं देखा था, या देखा था तो कोई इसको पढ़ा नहीं था। तो गाइस, इससे शुरू होता है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये जो स्टोरी था, ये था मैक्रो इकोनॉमिक्स कैसे शुरू हुआ। शुरू किया कौन, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जॉन मेनार्ड केन्स। इसीलिए जो 12 नंबर का चैप्टर है ना मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा, थ्योरी ऑफ इनकम एंड अनएम्प्लॉयमेंट, वो जो केन्स 36 में बुक लिखा था ना, उसका एक एक्सट्रैक्ट है, प्रैक्टिकल बट इंपॉर्टेंट। 12 नंबर का है अभी टर्म 2 में। अभी आप लोग को खाली सिलेबस का अंडरस्टैंडिंग और टॉपिक का अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं साहब, क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। इसके बाद शुरू होता है अपना इकोनॉमिक्स या मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलिए सर थोड़ा सा नीचे लेकर चलिए। ये रहे जॉन मेनार्ड केन्स, 1936 जो बुक है, जनरल थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट, और हमारे चैप्टर का नाम क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ये रहा बुक, पूरा बुक नहीं है बट हाँ, सब्जेक्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स वाज बोर्न इन 1929
when the world felt कि ग्रेट डिप्रेशन की वजह से not only US economy was collapsing but the impact was perceived in other economies as well. ओह सर ये बात है, हाँ जी सर. तो अब क्वेश्चन था ना व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, आपको दिखाए भी थे. अब उस क्वेश्चन का आंसर लिख देते हैं. गाइस मैक्रो इकोनॉमिक्स ना सरल भाषा में बात करें तो पूरा दुनिया का इंपैक्ट करने वाला कंसेप्ट को स्टडी करता है. नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट लेवल, एग्रीगेट डिमांड. देखो डिमांड अगर कोई बोलता है तो वो माइक्रो है. एक बात बता देता हूं मैं, ये बात मैंने अपने टाइम पे गलती करके सीखा था, आप लोग मत करना. वो ये कि मैं जब भी पढ़ता था मैं डिमांड और सप्लाई लिखाता था. लेकिन याद रखो जब आप डिमांड और सप्लाई लिख रहे हो तो इसका मतलब आप माइक्रो का बात कर रहे हो. बहुत बड़ा पाप है, एग्जाम में मार्क्स कट जाएगा अगर तुम डिमांड और सप्लाई वर्ड लिखते हो. What is the word that you must be using दोस्तों? The word that you must be using is aggregate demand and aggregate supply. You are in the world of macroeconomics, not microeconomics. Aggregate मतलब total. सही है सर. तो अब आप लोग देख लो macroeconomics का definition. Study of economics as a whole and deals with broad economic aggregates such as national income, aggregate demand, general price level and employment levels. तो यहां पर कैसा इश्यूज से हम लोग डील कर रहे हैं? प्रॉब्लम ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है, पेमेंट बैलेंस है कि नहीं, बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़े भी हम लोग ये सब. ठीक है. अब आप लोग आगे ध्यान देना, अब आगे आप लोग ध्यान से सुनना. अब शुरू हो गया है टर्मिनोलॉजीज का खेल. किसका खेल? टर्मिनोलॉजीज का खेल. इसका मतलब एग्रीगेट्स. क्या एग्रीगेट्स? मैं आपको क्या बोला था, 3 चैप्टर्स इंक्लूडेड है, एग्रीगेट्स, सर्कुलर फ्लो और मेजरमेंट. एग्रीगेट्स के साथ साथ कुछ बेसिक कंसेप्ट्स भी हैं, वो तो हम लोग कवर करेंगे. बट हियर माय डियर फ्रेंड्स आई डाइवर्ट योर अटेंशन टू द कंसेप्ट ऑफ एग्रीगेट्स. ठीक है ना. ये एग्रीगेट्स का कंसेप्ट मेरे इस नोट्स में भी कवर्ड है, बट समझाने के लिए हम एक दूसरा नोट्स क्रिएट कर रहे हैं या लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, तो प्लीज पे अटेंशन. नोट्स आप लोग को अपडेटेड मिल जाएगा, फोकस अभी सिर्फ समझने पर करिएगा, छापने पर नहीं. ठीक है सर. यहां पर देखो, देखो जी, आप लोग देखो जी, एक बात देखो, समझना आप लोग बात को. होल्ड ऑन. हाँ जी, कुछ एग्रीगेट्स के बारे में आप लोग से बात करना है, जरा ध्यान दीजिएगा और पूरा क्लियर हो जाएगा. और यहां से क्वेश्चंस भी आता है, आई मीन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आता है, डेफिनेशन बेस्ड भी आ सकता है, न्यूमेरिकल्स भी. अगर कंसेप्ट सीख लिए तो फिर मजाक बन जाएगा. ठीक है ना. सही है सर. आपके सामने 2 डायग्राम्स बना रहे हैं, सुनिएगा सुनिएगा सुनिएगा. ये है अपना इंडिया, ये अपना इंडिया, हिंदुस्तान. ठीक है. ये है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, या बाकी का दुनिया. ठीक है ना. एक जगह पे मैं बना दिया इंडिया और एक जगह पे मैं बना दिया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है. इंडिया में पैसा कमाने वाले कितने तरीके के लोग हैं? हम लोग बांटते हैं 2 तरीके के लोगों में. सर ये कौन है 2 तरीके के लोग? एक जो इंडियंस इंडिया में पैसा कमा रहे हैं, इंडियंस इंडिया में पैसा कमा रहे हैं, जैसे हम, आपके पेरेंट्स. इंडियंस अर्निंग इन इंडिया, यहां पर लिख देते हैं इंडियंस अर्निंग इन इंडिया, IEI. और एक दूसरी तरफ माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल जैसी कंपनीज, फॉरेनर्स अर्निंग इन इंडिया. फॉरेन कंपनीज हो गया, फॉरेनर्स हो गया, अर्निंग इन इंडिया. तो बेसिकली इंडिया को गाइज हम लोगों ने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. ठीक है. अब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी 2 तरीके के लोग हैं. इंडियंस अर्निंग अब्रॉड, अरे हमारे हिंदुस्तानी लोग जो बाहर पैसा कमा रहे हैं ना. अब जैसे बीकाराम है या ये सब है जो बाहर है लोकेटेड, जिनका ब्रांचेस, वो लोग अर्न कर रहे हैं ना. अभी ये ओला कैब्स है, बाहर अर्न कर रहे हैं ना ये लोग. सर सही है. तो इसका मतलब ये हो गया आप लोग का थर्ड, विच इज इंडियंस अर्निंग अब्रॉड, और लास्टली फॉरेनर्स अर्निंग अब्रॉड. मतलब बाहर के लोग बाहर पैसा कमा रहे हैं, अपने को क्या लेना देना.
अब मैं 4 कैटेगरीज क्रिएट कर रहा हूं आपके सामने, ए, बी, सी और डी है जी। अब आप लोग एक बात समझना, ये पैसा जो लोग कमा रहे हैं, कोई भी इंसान जब पैसा कमा रहा है तो इसका मतलब जरूर वो प्रोड्यूस कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी इंसान गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है तब जाके वो पैसा कमा रहा है, ऐसे तो कमा नहीं रहा है। हाँ सर, तो यानी कि याद रखना, अब मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जब मैं वर्ड इनकम बोल रहा हूँ, इनकम वर्ड की जगह काफी बार मैं प्रोडक्ट वर्ड यूज कर रहा हूँ। मतलब डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब यहां पर क्या है? प्रोडक्ट का मतलब है यहां पे द इनकम अर्न्ड बाय सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज। तो इनकम के रिप्लेसमेंट में एक वर्ड यूज हो रहा होगा जिसका नाम क्या है? प्रोडक्ट। सही है जी। अब आप लोग समझने की कोशिश करें, सिर्फ हिंदुस्तान को देखिए, ठीक है, सिर्फ हिंदुस्तान को देखिए। इंडिया में 2 तरीके के लोग पैसा कमा रहे हैं, एक इंडियंस और एक फॉरेनर्स, है ना। तो आप लोग एक बात को समझना, इस कंसेप्ट को जब हम लोग सिर्फ इंडिया के अंदर लोगों का इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो अपने इस कंसेप्ट को बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। प्रोडक्ट और इनकम इंटरचेंजेबली यूज हुआ। डोमेस्टिक क्यों सर? व्हाई डोमेस्टिक? बिकॉज डोमेस्टिक से फीलिंग नहीं आ रहा, डोमेस्टिक बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री, तो बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री के अंदर इसलिए द वर्ड डोमेस्टिक। सर ये जी ग्रॉस वर्ड का क्या मतलब है? आप लोग सब कोई अकाउंट्स पढ़े हो कभी ना कभी। जब आप लोग अकाउंट्स पढ़ते हो, क्लास 11 याद कीजिए, तो आप लोग देखते थे कि हर चीज ग्रॉस में होता था। आप लोग डेप्रिसिएशन माइनस करते थे तो नेट में आता था। हाँ, मशीनरी ग्रॉस, लेस किया डेप्रिसिएशन तो नेट वैल्यू आ गया। सिमिलर लॉजिक से जो प्रोडक्ट्स है हमारी कंट्री के अंदर, उन पर कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे सेल हो रहे हैं जिन पर डेप्रिसिएशन चार्ज होना बनता है, लेकिन हम लोग चार्ज नहीं किए। हम लोग उनको उनका फुल वैल्यू पे ले रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सर बात तो सही है। मसलन आप ये बोलना चाह रहे हैं कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कंप्राइजेज ऑफ पीपल अर्निंग इन इंडिया, चाहे वो फॉरेनर्स हो या इंडियंस हो, क्योंकि मैं बोला ना डोमेस्टिक बाउंड्री मतलब A+B हो गया। ठीक है जी सर, कोई इसमें डाउट नहीं है। दूसरी बात, आप लोग दूसरी बात समझने की कोशिश करें। एक कंसेप्ट और इंट्रोड्यूस करते हैं आपके सामने, विच इज GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जब मैं बोल रहा हूं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एक बात को फील करना है एक बार। जब मैं एक बात को बोल रहा हूं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, तो आप लोग एक बात को फील करना, क्या आप लोग वर्ड नेशनल को सुन पा रहे हो? हाँ सर सुन पा रहे हैं। नेशनल से वो पेट्रियोटिक फीलिंग, नेशनलिज्म वाला फीलिंग वो नहीं जाग रहा है क्या अंदर में? सर बहुत जोर जोर से जाग रहा है, तो सर नेशनल एंथम गाए नहीं। इसका मतलब ये समझिएगा कि जब बात नेशनल का है, इसका मतलब है कि इंडियंस का बात हो रहा है, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया का बात नहीं हो रहा है। बात किसका हो रहा है दोस्तों? इंडियंस का। अब मेरे को एक बात बताना मेरे दोस्तों, कि यहां पर आपको इस पूरे डायग्राम के अंदर इंडियंस पैसा कमाते हुए कहां कहां दिख रहे हैं? अल्फाबेट बताइए आप। ए और सी, एग्जैक्टली। तो इसका मतलब नेशनल प्रोडक्ट फोकस करता है नेशनलिज्म पे, नेशनल प्रोडक्ट फोकस करता है नेशनलिज्म पे। तो वही मैं लिखकर बता दे रहा हूं कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू A+C। इसके अंदर 2 चीजें क्या कवर्ड है? ए और सी। ए और सी के अंदर क्या है? ए क्या हो गया भैया? इंडियंस अर्निंग इन इंडिया प्लस जनाब इंडियंस अर्निंग अब्रॉड। अच्छा सर ये बात है क्या? हाँ जी सर ये बात है। एक और क्वेश्चन आता है सर, अब आपका एक और क्वेश्चन आएगा सर कि क्या कोई ऐसा टूल नहीं है क्या कि हम लोग स्ट्रेट अवे, क्या सर कोई ऐसा टूल नहीं है क्या कि हम लोग स्ट्रेट अवे GDP से GNP तक पहुंच जाए? कोई ऐसा टूल है कि नहीं है? आप लोग का यही क्वेश्चन है। मैं बोला देखो, GDP कितना है? A+B। GDP कितना है? A+B। ध्यान दीजिए, GDP आपका A+B है और GNP कितना आपका? अब जनाब जब GNP का बात करेंगे तो GNP आपका कितना है? A+C है। सब कोई देख पा रहे हो? हाँ सर। अगर मैथमेटिकली बात करें, एक बार मैथमेटिकली बात करें, हल्का सा मैथ्स को लाए बीच में, तो भैया A+B से तुमको A+C तक जाना है, तो तुम क्या करोगे? सर कॉमन सेंस टेल्स अस कि हम लोग जो है, क्योंकि यहां पर B है, यहां पर B नहीं है, यहां पर C है, यहां पर C नहीं है, तो हम लोग को C ऐड करना होगा। क्या करना होगा?
सी ऐड करना होगा और बी को माइनस करना होगा, क्योंकि जब आप सी माइनस बी करोगे तब आप ए प्लस सी पे पहुंचोगे ना दोस्त। ए प्लस सी क्या आपका जीएनपी और जीडीपी क्या है ए प्लस बी। ये जो सी माइनस बी की है इकोनॉमिक्स के अंदर, इसी का नाम है एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ओ एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब एक मिनट आपको रोक देते हैं। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड या नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, दो बातें हो सकती हैं। सुनते जाना बात को इत्मीनान से। जब मैं बात कर रहा हूं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड या नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड का, फ्रॉम के साथ स्लैश देके टू लिख देते हैं, तो दोनों में फर्क क्या है आप लोग ये समझने का कोशिश करें। समझना, आप लोग सी माइनस बी करके एनएफआईए निकाले हो, आप लोग के सामने ये किए। सी में क्या था आप लोग देख लो, इंडियंस अर्निंग अब्रॉड। बी क्या है, फॉरेनर्स अर्निंग इन इंडिया। तो आप लोग ये बात को समझना, आप लोग अब एक बात को समझना, एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड पॉजिटिव होगा, मतलब आप लोग बोलोगे फ्रॉम अब्रॉड कब, जब इंडियंस लोग जो बाहर पैसा कमा रहे हैं वो ज्यादा है कंपेयर टू फॉरेनर लोग जो इंडिया में पैसा कमा रहे हैं। अगर इंडियंस लोग 1000 करोड़ कमा के इंडिया में ला रहे हैं और फॉरेनर लोग 600 करोड़ इंडिया से कमा के लेके जा रहे हैं, तो भाई नेट में तो 400 करोड़ इंडिया में आ रहा है ना, वो होता है एनएफआईए पॉजिटिव, उसको बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। लेकिन अगर जनाब एनएफआईए नेगेटिव है, इसका मतलब नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो मतलब फ्रॉम के केस में क्या है, सी इज ग्रेटर देन बी। जब मैं बोल रहा हूं सी इज ग्रेटर देन बी, मतलब मैं क्या मीन कर रहा हूं, इंडियंस आर अर्निंग मोर इन अब्रॉड कंपेयर टू व्हाट फॉरेनर्स आर अर्निंग इन इंडिया। एंड जब मैं यहां पर टू लिख रहा हूं तब मैं बोल रहा हूं बी इज ग्रेटर देन सी। तो गाइज अगर आप लोगों ने रियलाइज किया है, हम लोगों ने इत्मीनान से तीन कंसेप्ट को सीख लिया है, तीन एग्रीगेट्स को सीख लिया है। पहला जीडीपी, तीन कंसेप्ट जीडीपी, जीएनपी और तीसरा एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड या नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अच्छा, अब सर व्हाट अबाउट डेफिनेशन, आप डेफिनेशन नहीं बताओगे क्या? बिल्कुल बताएंगे ना। देखना, देखो हम आप लोग को 8 डेफिनेशन याद करवा रहे हैं, सुन लीजिएगा। 8 डेफिनेशन स्टार्ट याद होगा, खाली एक तरीका सुन लीजिए मेरा। वो क्या, सुन लीजिए, बोलिए क्या। कोई आपसे पूछ लिया कि जब भी कोई पूछा आपसे कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट का डेफिनेशन दे, क्या डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, तो सुनना बात को सुनना, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि डोमेस्टिक प्रोडक्ट है तो वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। ये हो गया डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कोई अगर बोला नेशनल प्रोडक्ट का डेफिनेशन दे, तो आप क्या बोलोगे, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर। फील करो क्यों प्रोड्यूस बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स में क्यों बोला, क्योंकि यहां पर हम लोग डोमेस्टिक बाउंड्रीज को कंसीडर नहीं करते हैं, हम लोग इंडियंस को कंसीडर करते हैं। तो मैंने क्या कहा, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। मतलब याद रखना, अगर डेफिनेशन में कभी भी नेशनल प्रोडक्ट है, अगर डेफिनेशन में कभी भी नेशनल प्रोडक्ट है, तो आप लोग क्या बोल रहे हो, प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। लेकिन अगर कभी भी डेफिनेशन के अंदर दोस्तों डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, तो आप क्या लिखोगे, विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री। ये बात आप लोग तो पहले मत भूलिए, फिर से रिपीट करो सर एक बार। डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। देखो पहला बात तो सेम है, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरीज, अगर डोमेस्टिक का बात कर रहे हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, और विद इन बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री अगर अपन बात कर रहे हैं नेशनल प्रोडक्ट का। बात नंबर 1। अब रुको, अब रुको, अब रुको। अब काफी बार क्वेश्चन आ जाता है कि भाई जीडीपी और जीएनपी छोड़, हम लोग को ये बता एनडीपी क्या होता है, या हम लोग को बता एनएनपी क्या होता है। समझिएगा, ये एन का मतलब यहां पर क्या हो गया, सबसे पहला वाला का नेट, क्या हो गया, नेट। इसका मतलब देखो एनडीपी पूरा जीडीपी के बराबर ही है, बट ये क्या था, ग्रॉस, और ये क्या था, नेट। यार अपने जिंदगी भर यही पढ़ रहे हैं, ग्रॉस से नेट पहुंचने के लिए क्या करना पड़ता है,
डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ता है, तो भैया वही कर दो। अच्छा एक बात और, इकोनॉमिक्स के अंदर डेप्रिसिएशन को कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस भी बोलते हैं, तो कभी ये वर्ड पढ़ो तो है, ऐसे मत करना। कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस है डेप्रिसिएशन, कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस है जी। आगे बोलो सर। अगर कोई बोलता है एनएनपी समझा, तो इसका मतलब वही एनडीपी के बराबर है। अरे भैया एनडीपी के बराबर, सॉरी क्या बोल रहे हैं हम भी, जीएनपी के बराबर है। बस करना क्या है, माइनस डेप्रिसिएशन। क्योंकि समझो ना, नेशनल प्रोडक्ट तो तुमको पहले से मालूम है, तुमने बस क्या किया, डेप्रिसिएशन को सब्सट्रैक्ट कर दिया। अब आप लोग ध्यान से सुनना, अगर कोई पूछ लिया जीडीपी का डेफिनेशन दे, क्या चीज का डेफिनेशन, जीडीपी का, टर्म को ब्रेक करो, टर्म को ब्रेक करो, मतलब पहले डीपी का डेफिनेशन दो, जीडीपी के अंदर डीपी का डेफिनेशन दो, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, क्योंकि जी है, जी के अंदर डेप्रिसिएशन एडेड रहता है। अगर कोई बोल दिया एक काम कर एनडीपी, इसका डेफिनेशन दे, आप लोग सेम बात रिपीट करोगे, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, क्योंकि इस बार क्या लिखा हुआ है, नेट, इस बार क्या लिखा हुआ है, नेट। एक बात हो गया, कितना बात हो गया, एक बात हो गया। बात नंबर 2 पे चलो। अगर कोई बोलता है भाई जीएनपी और एनएनपी के बारे में बात करो, तो भाई जीएनपी का डेफिनेशन क्या दोगे, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, ये हो गया जीएनपी इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। क्यों, क्योंकि जी लिखा हुआ है, क्योंकि जी लिखा हुआ है तो ग्रॉस के लिए इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। और अगर एनएनपी बोल दिया तो क्या बोलोगे, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, क्योंकि नेशनल प्रोडक्ट है, क्योंकि एनएनपी है, तो नेट के लिए आप क्या लिखोगे, एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। खत्म, 4 डेफिनेशन याद हो गया भाई ना, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, 4 डेफिनेशन। ऑनलाइन कंफर्म करो यार, जो लोग ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं, क्रिस्टल क्लियर है यहां तक बात, आगे डिस्कशन स्टार्ट करें क्या? ऑल राइट वर्तिका, बढ़िया। व्हाट अबाउट अदर फ्रेंड्स? ओके आस्था, रोशनी, बढ़िया। सर जी आगे बात करो। ओके सर। सुनिएगा बात, सुनिएगा बात को आप लोग आगे। अब दोस्तों मामला आगे क्या है, समझिएगा बात को। अब दोस्तों मामला आगे क्या है, ये जीडीपी ये सब तो हो गया। अब आप लोग को एक और टॉपिक पर शिफ्ट करते हैं, एक और टॉपिक पे चढ़ा रहे हैं, सुनते जाइएगा बात को। क्या टॉपिक है, वो कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट है। अच्छा एक काम करते हैं, पहले हम लोग जो अभी तक सीख गए हैं उन चीजों को एक बार नोट डाउन कर लेते हैं ना, रिवाइज करते रहेंगे कॉन्स्टेंटली अपने लोग, जिससे भी डोंट फॉरगेट। पहली चीज जो मैंने आपको बताई वो ये है कि ग्रॉस माइनस डेब्ट जो होता है वो क्या होता है, नेट होता है। लॉजिक है ना यार। और फिर आपको क्या बताए थे, डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जब आप एनएफआईए जोड़ रहे हो तो आप कहां पहुंच रहे हो, नेशनल प्रोडक्ट पे। ये 2 चीज अपने लोग कंक्लूड कर सकते हैं यार। यहां से सम्स भी आता है, सम्स भी प्रैक्टिस करेंगे, न्यूमेरिकल्स मेरे मटेरियल में भी इंक्लूडेड है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। अभी सुनते चलो बात को खाली, जिस तरह से डेवलप कर रहे हैं। सर जी बोलिए, आगे बोलिए सर जी। डीपी और एनएफआईए हो गया, अब आगे का क्या बात है? हाँ जी, तो अब आगे का बात ये है कि अब आप लोग को ये समझा रहे हैं कि देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ मार्केट प्राइस वर्सेस फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री प्राइस भी बोल सकते हैं। सुनिएगा आप लोग बात, क्या होता है, मान लीजिए मेरे गोडाउन में एक प्रोडक्ट बना, एक प्रोडक्ट बना है ना, एक प्रोडक्ट बना मेरे गोडाउन में, लेट्स से एक सर्टेन फैक्ट्री कॉस्ट पे, ठीक है ना। मतलब फैक्ट्री कॉस्ट का मतलब है प्रोडक्ट फैक्ट्री में किस रेट तक रेडी हो गया, किस रेट पे रेडी हो गया। बट एक बात बताना, क्या आप लोग को पता है कि जब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है तो सरकार हमसे एक टैक्सेस लेती है। कौन सा टैक्स लेती है बोलो तो, मैन्युफैक्चर पे, मैन्युफैक्चर पे कौन सा टैक्स लेती है गवर्नमेंट, मैन्युफैक्चर पे क्या टैक्स लेती है बोलो? सही, मैन्युफैक्चर पे गवर्नमेंट हमसे कलेक्ट करती है एक्साइज ड्यूटी। क्या, एक्साइज ड्यूटी। मतलब समझ में आया, जैसे ही प्रोडक्ट बन गया ना, गवर्नमेंट को एक्साइज ड्यूटी देना पड़ेगा एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन को। तो द आंसर इज एक्साइज ड्यूटी, द आंसर इज एक्साइज ड्यूटी, करेक्ट है। एक्साइज ड्यूटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, क्या है,
इनडायरेक्ट। अरे भाई ये पढ़ा हुआ आप लोग का कि दो तरीके का टैक्सेस होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट सीधा इनकम पे पड़ता है, इनडायरेक्ट गुड्स एंड सर्विसेज पे पड़ता है। अरे तो जनाब ये तो मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स पे पड़ा, तो इनडायरेक्ट टैक्स मतलब एक्साइज ड्यूटी तो इनडायरेक्ट टैक्स हुआ ना। वैसे ही जब गुड्स एंड सर्विसेज सेल होता है तो कौन सा टैक्स लगता है? सेल होने पर क्या लगता है? जीएसटी। भाई ये कैसे नहीं पता आपको? जीएसटी लगता है। ये दोनों इनडायरेक्ट टैक्स है। तो आप लोग समझो, जब प्रोडक्ट मार्केट में जाता है तो ऐसा तो नहीं है ना कि वो फैक्ट्री प्राइस पर ही मार्केट में चला जाता है। उस पर क्या ऐड होता है? इनडायरेक्ट टैक्सेस। उस पर क्या ऐड होता है? इनडायरेक्ट टैक्सेस। पर काफी प्रोडक्ट्स जैसे एग्रीकल्चर, जैसे फर्टिलाइजर्स और ये सब, इसमें क्या होता है? गवर्नमेंट मदद करता है, गवर्नमेंट मदद करता है। या मान लो आप एक बैकवर्ड एरिया में अपना बिजनेस को सेटअप किए हो, तो सरकार जो है वो आपकी मदद करती है। तो अब जब सरकार आपकी मदद कर रही है तो मेरे को एक बात बताना ना, आपका कॉस्ट बढ़ रहा है कि घट रहा है? कॉस्ट आपका घट रहा है। कॉमन सेंस टेल्स मी कि यार टैक्स लगाने से कॉस्ट बढ़ रहा है, तो भाई कुछ बेनिफिट दे रही है सरकार, कुछ पैसा खुद बियर कर रही है, तो आपका तो कॉस्ट घट रहा है ना। तो आप सब्सिडीज को क्या करोगे? डिक्रीज करो। इस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज को हम लोग इकोनॉमिक्स के अंदर एक और नाम देते हैं, जो है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस या नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छा, तो सर आप ये बोलने का कोशिश कर रहे हो हम लोग को, आप हम लोग को ये बोलने का कोशिश कर रहे हो कि फैक्ट्री कॉस्ट, सुन लेना, आप हम लोग को ये बोलने का कोशिश कर रहे हो कि फैक्ट्री कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस, यही बोल रहे हैं क्या सर आप? हाँ जी, यही बोल रहे हैं आप लोग। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या हुआ? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। हाँ, अब ये जो है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये काफी बार पॉजिटिव हो जाता है, काफी बार नेगेटिव। काफी बार क्या होता है ना, सरकार ने टैक्स ज्यादा लगा दी, सब्सिडी कम दी, तो पॉजिटिव होगा, और उल्टा हो गया तो नेगेटिव होगा। केस टू केस बेसिस पर ये पॉजिटिव या नेगेटिव वेरी करेगा, ठीक है ना। अब आप लोग ध्यान से समझना, अब आप लोग ध्यान से समझना, एक और लेयर ऐड हो गया। तो अब आप लोग समझो, अब एग्रीगेट से क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है आप लोग का, समझना। 8 एग्रीगेट्स आप लोग रेडी हो, समझना कैसे। आपको एक मैप बना के दिखाते हैं, देखो एग्रीगेट्स का। सबसे पहले आप लोग क्या सीखे, क्या प्रोडक्ट सीखे आप? सबसे पहले आप लोगों ने जाना अबाउट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यस और नो? डोमेस्टिक प्रोडक्ट डीपी या नेशनल प्रोडक्ट एनपी के बारे में सबसे पहले आपने ये जाना। जैसे ही आपने डीपी और एनपी के बारे में जाना, फिर आपने जाना कि इसका फर्दर 2 डिवीजन पॉसिबल है। इसका फर्दर 2 डिवीजन पॉसिबल है। क्या 2 डिवीजन पॉसिबल है? एक ये ग्रॉस वैल्यू पर एग्जिस्ट कर सकता है जिसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है, एक ये नेट वैल्यू पे एग्जिस्ट कर सकता है जिसमें डेप्रिसिएशन एक्सक्लूडेड है। सर यही सेम तो नेशनल का भी है फिर खेला, करेक्ट बोलते हैं आप। तो इसका मतलब यहां पर भी 2 कंसेप्ट हो गया, जीएनपी और एनएमपी। ये 4 कंसेप्ट तो अपने अभी पढ़े थे, पर जैसे ही मैंने आपको इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज का बताया, आप लोग दिमाग लगाओ ना, ये जितना भी प्रोडक्ट में चिल्ला रहा हूं, ये तो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ही है ना। अब एक गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू दो लोग 2 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लो अनुभव का एक प्रोडक्ट है जिसका फैक्ट्री में दाम 10 रुपया है, और वो चीज मार्केट में जाते जाते बन जाता है 16 रुपया का। तो अनुभव हो सकता है कि जब अपना इनकम एक्सप्रेस करे तो वो फैक्ट्री कॉस्ट पे बताए रेवेन्यू अपना, कि मेरा 100 यूनिट बिका तो 100 into 10 1000। वहीं पर हो सकता है कि गरिमा बोले कि यार 16 रुपया एक प्रोडक्ट का है, 100 into 16 1600। क्या दोनों में से कोई भी गलत है? नहीं, एक जन फैक्ट्री प्राइस को यूज कर रहा है, एक जन मार्केट प्राइस को यूज कर रहा है। यही तो नेशनल इनकम के अंदर भी हो सकता है। जब तुम वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैलकुलेट कर रहा है तो तुम फैक्ट्री प्राइस पर भी कर सकता है और तुम मार्केट प्राइस पर भी कर सकता है। सर लॉजिकल है बात, कुछ भी इलॉजिकल तो नहीं लग रहा है। तो गाइस इसका मतलब आप लोग समझना कि और 2 कंसेप्ट हर जगह से निकलकर बाहर आ गया ना, और 2 कंसेप्ट हर जगह से निकलकर बाहर आ गया ना। सर क्या क्या 2 कंसेप्ट जरा बताते जाना। ये लो अभी बता देते हैं आपको। ये देखो, एक हो गया जीडीपी एट एफसी, मतलब जीडीपी मेजर्ड एट फैक्ट्री कॉस्ट, और एक हो गया जीडीपी मेजर्ड एट मार्केट प्राइस। ब्यूटीफुल। सिमिलरली एक हो गया दोस्तों आपका एनडीपी एट फैक्ट्री कॉस्ट, और एक हो गया आपका एनडीपी एट मार्केट प्राइस। सेम जीएनपी का हो गया जीएनपी एट फैक्ट्री कॉस्ट और जीएनपी एट मार्केट प्राइस। अच्छा,
एनएनपी एट फैक्ट्री कॉस्ट और एनएनपी एट मार्केट प्राइस। आपको बोले थे 8 मेजर है, गिन लो 8 है। सर ये 8 का डेफिनेशन कैसे याद होगा सर? आपको 8 का डेफिनेशन याद है, आपको बता देते हैं कैसे याद है आपको। सुनो, मान लो एग्जामिनर बोल दिया एनडीपी एट एफसी बता। क्या बोल दिया? एनडीपी एट एफसी का डेफिनेशन बता। आप लोगों को क्या बोले? ब्रेक एंड डिफाइन। एनडीपी एट एफसी बोल रहा है दोस्तों, इसका मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसके अंदर मौजूद है। तो जनाब आप क्या लिखोगे? एग्रीगेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गया। अब बोला है एनडीपी, तो एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, और एफसी के लिए मेजर्ड एट फैक्ट्री प्राइसेस। खत्म। ओ सर मान लो एनएनपी एट एमपी पूछ लिया। अब अगर आपको पूछ लिया एनएनपी एट एमपी का डेफिनेशन, ये रहा, देख लीजिए यहां पर लिख देते हैं और बेहतर तरीके से। एनएनपी एट एमपी, इसका डेफिनेशन पूछ लिया। अरे आपको सोचना ही नहीं, आपको क्या दिख रहा है? नेशनल प्रोडक्ट दिख रहा है। तो भाई अगर नेशनल प्रोडक्ट दिख रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? एग्रीगेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो गया, क्योंकि नेशनल प्रोडक्ट है मतलब प्रोड्यूस बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री हो गया। क्योंकि नेशनल प्रोडक्ट है मतलब क्या? प्रोड्यूस बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। भाई डोमेस्टिक है तो मतलब डोमेस्टिक बाउंड्रीज, और नेशनल प्रोडक्ट है मतलब बाय नॉर्मल रेसिडेंट। जब तक सब नहीं बोलेगा तब तक हम रिपीट करेंगे। डोमेस्टिक प्रोडक्ट है इसका मतलब डोमेस्टिक बाउंड्रीज, नेशनल प्रोडक्ट है इसका मतलब बाई नॉर्मल रेसिडेंट्स। आप भी बोलिए, आप नहीं बोल रहे हैं। डोमेस्टिक प्रोडक्ट है इसका मतलब क्या है? डोमेस्टिक बाउंड्रीज, और नेशनल प्रोडक्ट है इसका मतलब नॉर्मल रेसिडेंट्स। सर बात तो याद हो गया। अब आप लोग देखो ना, डेफिनेशन हो गया एनएनपी एट एमपी का कि एग्रीगेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि एनएनपी है मतलब नेशनल प्रोडक्ट है, तो प्रोड्यूस बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। अब एनएनपी है मतलब सामने में एन है, तो एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, और उसके सामने एमपी है, मेजर्ड एट मार्केट प्राइसेस। फुल स्टॉप। यार 8 का 8 डेफिनेशन याद हो गया क्या सबको? चैट वालों बताओ। कम ऑन, आप लोग सब कोई बोलिए तब तक ऑफलाइन। कम ऑन एवरीवन। रोशनी, वर्तिका, आस्था, सही सही है, सही है, गुड। अभी आप लोग देखो, अभी आप लोग देखो ये लोग कैसे छेड़छाड़ करेगा कंसेप्ट के साथ आपका। यू नो they'll give you something like this। अच्छा नहीं, एक बात और बताना है, उसके बाद हम ये बोलते हैं जो सम्स करवाते हैं। मतलब हम अभी न्यूमेरिकल्स पे आने वाले थे, बट न्यूमेरिकल्स में आने से पहले एक क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स का कि सर आप बताओ नेशनल इनकम क्या है? ये 8 का 8 नेशनल इनकम है क्या? हाँ, ये 8 का 8 नेशनल इनकम है। पहले तो ये क्लियर कर लो, ये 8 का 8 नेशनल इनकम है। लेकिन लेकिन अगर मान लो दिया हुआ है एग्जाम में एक डेटा दिया हुआ और बोला कैलकुलेट नेशनल इनकम, तो आप लोग का मन में तो यही आएगा ना कि यार 8 का 8 निकालने बोल रहा है क्या? नहीं। तो सर फिर कौन सा? बाय डिफॉल्ट, सुन लेना फिर से बोल रहे हैं, बाय डिफॉल्ट नेशनल इनकम हम लोग मानते हैं एनएनपी एट एफसी को। लिख देता हूं ये बात, लिख देता हूं ये बात। All the 8 above mentioned aggregates are national income if, however, question asks about one, default assumption is NNP at FC, net national product at factory cost। 8 है यार, मेरे को बार बार डर लग रहा है असर्शन रीजनिंग का टाइप आ गया इस बार, या कुछ भी आ गया तो भाई तुम लोग गलत कर देगा। ये याद रखना कि एनएनपी एट एफसी सारा का सारा नेशनल इनकम का मेजर है, बट एनएनपी एंड एफसी इज वन ऑफ देम। ठीक है ना? अच्छा एक और क्वेश्चन आ रहा है सर हम लोग को कि सर इस बार हमारा एग्जाम टर्म 2 का किस फॉर्मेट में होगा? आई मीन आर वी डिस्कसिंग एन एमसीक्यू वर्ल्ड और आर वी डिस्कसिंग अ डिस्क्रिप्टिव वर्ल्ड? तो आपको मैं बता देता हूं कि जो सीबीएसई का रिसेंट अनाउंसमेंट आया था, अभी तक और अपडेट आना बाकी है। मेरे को लगता है अपडेट आएगा, बट फिर भी आपको बता देते हैं फॉर द सेक ऑफ क्लैरिफिकेशन।
कि सीबीएसई के अनुसार तो वो डिस्क्रिप्टिव में कंडक्ट करने वाला है, एमसीक्यू में नहीं कंडक्ट करने वाला सीबीएसई के हिसाब से। लेकिन अब एक लेकिन है, सुनो, द पॉइंट वेयर वी आर स्टैंडिंग लाइक ऑलमोस्ट दिसंबर एंड और जनवरी बिगिनिंग वी कैन से नॉर्मली बोर्ड्स ऑकर इन मार्च एंड अप्रैल। अब सीबीएसई दो में से एक चीज करने वाला है, सीबीएसई या कोई भी बोर्ड इन जनरल। पहला तो वो ये करेगा कि एग्जाम को पोस्टपोन करेगा। अरे भाई तुम टर्म 1 कंडक्ट किए तो 1 महीना तक एग्जाम चला, तो उसमें तो टाइम वेस्ट हुआ ना। तो पहला तो वो ऑप्शन है कि 1 महीना या 1.5 महीना पोस्टपोन करेगा। दूसरा सिलेबस रिडक्शन करेगा फर्दर। तीसरा एमसीक्यू कर देगा। 3, सर आपको क्या लगता है क्या होगा? मेरे को लगता है ज्यादा चांसेस है सेकंड वाला होने का। इसका मतलब सेकंड वाला होने का मतलब क्या है कि एग्जाम पोस्टपोन नहीं करेगा, आपका सिलेबस को हल्का फुल्का काट देगा, ऐसा मेरे को लगता है। बट आई डोंट हैव प्रॉपर नॉलेज अबाउट द सेम। क्योंकि आप समझो, इट्स नॉट अबाउट इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स तो मजाक है यार, अपने तो बहुत समय से पहले करके मॉक टेस्ट और मॉक एग्जाम ये सब भी करवा देंगे आप लोग को, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। बट व्हाट अबाउट सब्जेक्ट्स लाइक मैथ्स? तो इस वजह से मतलब वो सब सब्जेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए आई हैव कम टू दिस कंक्लूजन। ऐसा नहीं भी बोल सकता ना कि मैथ्स का 1 महीना बाद होगा, बाकी सब पहले हो जाएगा। दे कैन नॉट से दैट वे। तो इस वजह से ये कंक्लूजन पर हमारा। बाकी लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट किसी के मन में ये क्वेश्चन था तो दैट हैज बीन आंसर्ड। ठीक है, आगे बोलो सर। अब क्वेश्चन 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 चलो सर। न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसा भी आ जाएगा, कुछ भी उठ पटांग दे देगा ये लोग को जो मर्जी ये लोग देगा। देखो क्वेश्चन हम अपने स्टडी मटेरियल से भी करवाएंगे, ठीक है ना। आज आप लोग शायद स्टडी मटेरियल कोई कैरी नहीं कर रहे हैं, नेक्स्ट डे कैरी कीजिएगा। अनुभव कैरी कर रहे हैं क्या? निकाल लीजिए। मतलब अभी नहीं भी निकालेंगे तो चलेगा, बट स्टडी मटेरियल कैरी करेंगे आप लोग। वो क्या है भाई, अभी आप लोग को चलो फ्लेवर दे रहे हैं तो कोई इतना दिल में लेने वाला बात नहीं है। मान लीजिए डोमेस्टिक प्रोडक्ट दे दिया, ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोल रहे हैं हम। मान लीजिए आपको दे दिया जीडीपी एट एफसी, यहां पर जितने भी मैं रुपीस लिख रहा हूं वो करोड़ के अंदर है, ठीक है ना। 102 जीडीपी एट एफसी 102 दे दिया आपको दे दिया। एनएफआईए जो है वो 32 करोड़ है। आपको बोल दिया कि कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस जो है वो आपका 10 करोड़ है। आपको बता दिया गया कि इस बार नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो आपका 5 करोड़ है, और सब्सिडीज जो है वो आपका 2 करोड़ है। ठीक है, सब्सिडीज जो है वो आपका 2 करोड़ है। ये कुछ डेटा है। क्वेश्चन बोला सुन एक काम करके बता, जीडीपी एट एफसी तो तेरे को दिया वही है, एक काम कर एनएनपी एट एफसी निकाल, जीएनपी एट एफसी निकाल, एनएनपी एट एमपी निकाल। क्वेश्चन ने तो जो मर्जी है दे दिया हमें। अब गाइस आप लोग को ये क्वेश्चन करवाने का पर्पस एज सच क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाना नहीं था, एज सच बताना था कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करने हैं अपने। हमेशा गाइस जो मेरा बोलना है आप लोग को, और काइंडली उसको फॉलो कीजिए, वो है कि आपको जो गिवन है ना, एक डेटा तो गिवन है भाई, उसको हमेशा बायां में बैठाओ, लेफ्ट में बैठाओ। आई मीन क्या दिया हुआ आपको? जीडीपी एट एफसी। तो जीडीपी एट एफसी गिवन है, उसको इधर पे बैठाओ, और जो निकालना है उससे काफी दूर लिख लो। क्या निकालना है? सबसे पहले अपन को एनएनपी एट एफसी। अब एनएनपी एट एफसी आपको निकालना है। अब दिमाग लगाओ यार, समझना, इस जी का मतलब है ग्रॉस, इस एन का मतलब है नेट। तो भाई ग्रॉस से नेट में कैसे पहुंचेगा हम? डेप्रिसिएशन को हटा के। तो लिख लो बीच में माइनस डेप्रिसिएशन। तुम लोग में से सब कोई अगर कोई फॉर्मूला रट्टा मारने गया तो गया काम से। डेप्रिसिएशन एकदम रिलैक्स होके करो ना सम्स को। देखो अब डीपी है और यहां पर तुमको क्या चाहिए? एनपी चाहिए। मतलब तुम डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट में जाएगा तो तुम क्या करता है? गरिमा बिल्कुल सही बोल रही है कि एनएफआईए तुम ऐड करता है। तो गरिमा जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, एनएफआईए ऐड कर दिया हमने। एनएफआईए ऐड सर, ये फैक्ट्री कॉस्ट और ये भी फैक्ट्री कॉस्ट है, कुछ करने का दरकार है क्या? नहीं सर, हो गया। अब आप लोगों को बस वैल्यू डालना, आंसर निकल कर आ जाएगा अपने पास। देख लो सबका वैल्यूज दिया हुआ है गाइस। जीडीपी एफसी कितना दिया हुआ है हमारे को? 102 करोड़ दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है जनाब? 102 करोड़ दिया हुआ है। डेप्रिसिएशन हमारे को कितना दिया हुआ है गाइस? हमारे को 10 करोड़ दिया हुआ है जी। और एनएफआईए हमारे को कितना दिया हुआ है जी? 32। एनएफआईए नेगेटिव भी दिया जा सकता था तो नेगेटिव 32 लिखते, फिर मतलब माइनस 32 हो गया होता, ब्रैकेट में लिखते। पर यहां पर हमने लोग का पॉजिटिव है तो स्कूल विद अस। तो ये हो गया जनाब आपका एनएनपी एट एफसी।
सो माय डियर डियर फ्रेंड्स, आपका एनएनपीएट एफसी का वैल्यू क्या हो गया है? 92 प्लस 32 यानी कि 124 करोड़। 124 करोड़ खत्म हो गया एनएनपीएट एफसी। केस नंबर 1 सॉल्व, केस नंबर ए सॉल्व, केस नंबर बी देखो। अगेन मैं शुरू कर रहा हूं जीडीपीएड एफसी से ही। मुझे मालूम है जीडीपीएड एफसी दिया हुआ है, मुझे पहुंचना कहां है इस बार? अब की बारी मुझे पहुंचना है जीएनपीएड एफसी तक। तो गाइज आप लोग ध्यान दीजिए ना, अगर मुझे जीडीपीएड एफसी से जीएनपीएड एफसी तक पहुंचना है तो कम ऑन यार, इट्स कॉमन सेंस। कॉमन सेंस विल टेल यू कि यार सर जी सेम है, खाली डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट ही तो बदल रहा है, तो सिर्फ क्या करेंगे? एग्जैक्टली एनएफआई ऐड करेंगे। तो जनाब अपन को पहुंचना कहां है? जीएनपीएड एफसी तक पहुंचना है, और हमारे को जीडीपीएड एफसी की वैल्यू दी हुई है 102 करोड़। तो 102 करोड़ में हम लोग एनएफआई ऐड करेंगे। एनएफआई की वैल्यू क्या दी हुई है हमारे को? चेक कर लीजिएगा, 32 करोड़। खत्म हो गया। यानी कि जीएनपीएड एफसी हमारा कितना आ गया जनाब? 134 करोड़। गेम ओवर। केस नंबर 3, क्वेश्चन हमसे क्या मांगता है कि भाई एक काम कर, एनएनपीएट एमपी निकाल। अब देखो ये आपकी मर्जी है कि आप कहां से शुरू करो। एनएनपीएट एमपी बोला है, अब मैं देखता हूं यार एनएनपीएट एफसी से ज्यादा पास है, हालांकि इट इज एंटायरली ऑन यू, पर मेरे को दिख रहा है यार एनएनपीएट एफसी पता है मेरे को, और एनएनपीएट एमपी तक पहुंचना है, तो भैया खाली फैक्ट्री कॉस्ट और मार्केट प्राइस का अंतर है, तो मेरे को लग रहा है कि यार मैं एनएनपीएट एफसी यूज करूंगा। पर ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग कुछ और तरीके से नहीं आ सकते थे, वो भी बिल्कुल अलाउड है, वो भी बिल्कुल रिस्पेक्टेबल। ठीक है जी। तो अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, एनएनपीएड एफसी है, अब मार्केट प्राइस तक पहुंचना है। तो अपने लोग क्या सीखे हैं कि अपने को इंडायरेक्ट टैक्स ऐड करना है और सब्सिडीज को लेस करना है, और हम लोग बोल सकते हैं एनएनपीएड एफसी इंडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज को अपने बोलते हैं नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस इक्वल्स टू है एनएनपीएड एमपी। अब इंडायरेक्ट टैक्सेस कितना है? यहां पर हमारे को लिखा हुआ है नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस 5 और सब्सिडीज है 2, तो क्या हम लोग माइनस कर देंगे क्या दोनों को? ध्यान दो, ध्यान दो, यहाँ पे माइन लगाया हुआ है। तुम लोग 5 माइनस, गरिमा सबसे पहले बोली कि नहीं करने को, क्योंकि समझो आप लोग, अरे भाई ये तो नेट ऑलरेडी दिया है, नेट ऑलरेडी दिया मतलब इसमें से सब्सिडीज ऑलरेडी हटाया हुआ है, तो तुम क्यों हटाएगा भाई? इसका मतलब सिर्फ 5 करोड़, वो सब्सिडीज खाली ऐसे चमकाने के लिए दिया है, तो यानी कि 5 करोड़। ओह, और एनएनपीएड एफसी की वैल्यू आपको पता है 124 है, तो 124 प्लस 5, देयरफॉर गाइस आपका एनएनपीएड एमपी कितना आ गया? 129 करोड़। ये आ गया आपका 129 करोड़। ठीक है, सो ऑब्वियसली हम लोग काफी क्वेश्चंस करने वाले हैं। एक क्वेश्चन आप लोग की तरफ दे रहे हैं, आप लोग करके जरा हमें बताइए। एवरीवन प्लीज नोट इट डाउन। एनएफआई, ये ब्रैकेट में कभी भी कोई फिगर लिखा हुआ है ना, इसका मतलब वो नेगेटिव वैल्यू दिया हुआ है आपको। कम ऑन यार, कैलकुलेट करके बताओ आप। और कोई दिक्कत नहीं अगर गलती भी होता है पहली वाला में। पहला है जीएनपीएड एमपीएड 200, एनआईटी है 30, सब्सिडीज है 5 करोड़, एनएफआई है -10, कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस है 5 करोड़। यार आंसर निकला क्या किसी का? लेट्स सी।
अच्छा अभी भी कर रहे हैं सब बढ़िया। देखिए साहब, आप लोग आई थिंक सारे के सारे एग्री करोगे कि हम लोग को शुरू कर रहे हैं जीएनपीएड एमपी से। हाँ जी, जीएनपीएड एमपी से पहुंच शुरू करना है और हम लोग को पहुंचना कहाँ है यार, एनडीपीएड एफसी तक पहुंचना है। अब सिंपल ट्रिक है यार, आप यहां पर खड़े हो ग्रॉस पे, पहुंचना कहाँ है नेट पे, माइनस कर दो डिप्रिसिएशन। आप खड़े कहाँ हो नेशनल प्रोडक्ट पे, पहुंचना कहाँ है डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे। हेलो, आपको डोमेस्टिक से नेशनल आने के लिए एनएफआईए ऐड करना पड़ता है, तो नेशनल से डोमेस्टिक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एनएफआईए माइनस करना पड़ेगा ना। और ये एमपी और ये एफसी, एक मिनट, अगर आपको एक चीज मार्केट प्राइस पे दिया हुआ है और आपको फैक्ट्री कॉस्ट तक जाना है, फैक्ट्री कॉस्ट से मार्केट प्राइस के लिए नेट इंडायरेक्ट टैक्स जोड़ते थे, पर मार्केट प्राइस से फैक्ट्री कॉस्ट तक जाने के लिए नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस को लेस करेंगे यार, सीधी बात है ना यार। तो अब अपन को पहुंचना है एनडीपीएड एफसी तक, तो आप लोग देखो आप लोग कैसे पहुंचोगे। जीएनपीएड एमपी कितनी है आपकी, 200 है, माइनस डेप्रिसिएशन कितना है यार आपके पास, सर जी 5 करोड़ है, माइनस एनएफआईए, एक मिनट, एनएफआईए ऑलरेडी -10 है, अब माइनस एनएफआईए का मतलब माइनस -10, माइनस -10, इजंट इट, -10। और एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना है हमारे पास, 30 है, तो 30 को हम लोग माइनस कर देंगे। सो गाइस इट बिकम्स 200 -5 +10 -30 इक्वल्स टू एनडीपी एट एफसी। देयरफॉर एनडीपी एट एफसी कितना हो गया जनाब, 210, और 210 में से 5 गया तो अपना हो गया 5, 205, और 205 में से 30 गया तो 275, 175, अच्छा सॉरी 175 करोड़, ठीक है जी। तो यानी कि ये हो गया आप लोग का 175 करोड़, सही है जी। और जीडीपी एट एमपी, अब मुझे ऐसा लगता है यार कि जीएनपी एट एमपी से मैं ज्यादा करीब हूं जीडीपी एट एमपी तक, तो मैं यहां लिख दिया जीएनपी एट एमपी, और मुझे पहुंचना जीडीपी एट एमपी तक है यार। तो कम ऑन, नेशनल पे है और डोमेस्टिक पे पहुंचना है, अपने जानते हैं डोमेस्टिक से नेशनल के लिए एनएफआईए जुड़ता है, तो नेशनल से डोमेस्टिक में जाने के लिए एनएफआईए हटेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। तो जीएनपी, अच्छा एक मिनट अभी ध्यान दीजिएगा, आप लोग को जीएनपी एट एमपी, अच्छा मैं कहां से शुरू कर दिया, पहुंचना कहां है मुझे, जीडीपी एट एमपी तक, तो सही है। जीएनपी एट एमपी कितना है, 200 करोड़ से भैया, और एनएफआईए कितना है हमारे पास, -10 इक्वल्स टू जीडीपी एट एमपी। तो मेरे डियर फ्रेंड्स जीडीपी एट एमपी कितना आ गया आपका, 210 करोड़ आ गया है। गाइस एक होमवर्क क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए, एवरीवन काइंडली नोट डाउन अ होमवर्क क्वेश्चन, सबका किया हुआ होना चाहिए। नंबर 4 पहला वाला, डिफाइन 8 एग्रीगेट्स, मतलब आठों का आठों डेफिनेशन आप लोग खुद से लिखने का कोशिश करेंगे, पहला काम आपका ये है होमवर्क में। दूसरा, कुछ डेटा दे रहे हैं यूज कीजिएगा, ये भेज भी दिया जाएगा आप लोग को पीडीएफ, तो आपकी मर्जी आप कैसे देखोगे। जीडीपी एट एमबी है गाइस 1000 करोड़, डेप्रिसिएशन है 20 करोड़, एनएफआईए है -5 करोड़, इनडायरेक्ट टैक्सेस है 4 करोड़, सब्सिडीज है 1 करोड़, ठीक है। फाइंड क्या करना है सर जी, एनएनपी एट एफसी, एनएनपी एट एमपी, एनडीपी एट एमपी। चलो गाइस नोट डाउन कर लीजिए, नहीं भी किए हैं तो रिलैक्स कीजिए, भेज देंगे आप लोग को, डोंट वरी अबाउट द सेम, ठीक है जी। सो माय डियर फ्रेंड्स दैट्स ऑल वी हैव फॉर द डे, होपफुली सब क्लियर है। नेक्स्ट क्लास से पहले रिवाइज करके आइएगा, क्योंकि हम लोग एग्रीगेट्स खत्म करके कंसेप्ट जो आएंगे ना, कुछ रेसिडेंट्स किसको बोलते हैं, नॉर्मल रेसिडेंट्स किसको बोलते हैं, एंड स्टफ लाइक दैट, है ना, व्हाट इज विद इन द कंट्री, व्हाट इज आउटसाइड द कंट्री, स्टफ लाइक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास एंड कंप्लीट इट आल्सो, ठीक है। चलिए गाइस दैट्स इट फॉर द डे, गुड बाय एवरीवन।